Hello everyone, welcome to Easy Marks. Today's topic is न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बारे में आई थिंक हम सभी अवेयर हैं. न्यूक्लियस क्या होता है. जनरली जो हमें पता होता है वो ये पता होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे सेल के अंदर होता है. बट एक्चुअली ये क्या होता है, इसकी फंक्शनिंग क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस टॉपिक टू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस. ओके. Firstly, we will have to understand about this thing. It is a spherical in shape with centrally embedded its cytoplasm. Centrally embedded means ये किसी भी सेल में सेंटर में लोकेटेड होता है. जो हमारा न्यूक्लियस होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में. आपको ये पता होगा कि बेटा जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं हर सेल में साइटोप्लाज्म होता है. तो सेल के अंदर जो सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है वो हमारा किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है. ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है. साइटोप्लाज्म आर जस्ट अ काइंड ऑफ अ लिक्विड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. ओके, नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे मैंने कहा था, इट इज स्फेरिकल इन शेप एज यू सी इन अ फिगर. ये स्फेरिकल इन शेप का होता है. अब इसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड वन बाई वन ईच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस. फर्स्टली आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्क्राइब द न्यूक्लियर वॉल. सी न्यूक्लियर वॉल बेटा क्या होती है. वॉल एज अ नेम सजेस्ट मतलब कहीं ना कुछ प्रोटेक्शन का काम कर रहा है. तो न्यूक्लियर वॉल जो होती है ये हमारे पूरे न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. प्रोटेक्ट इन द सेंस कि जितना भी मटेरियल का एंट्री और एग्जिट होता है न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर, तो वो जो हैपन होता है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर वॉल. न्यूक्लियर वॉल में भी कैसे हैपन होता है, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं. आप देख रहे होगे कि यहाँ पे होल है, कि यहाँ पे हल्का सा गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है. दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर की हेल्प से क्या होता है, जितना भी हमारा मटीरियल होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर, वो आसानी से इनफ्लो और आउटफ्लो कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूक्लियस. सी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. अगर न्यूक्लियस को रिक्वायरमेंट है तो, अगर न्यूक्लियस को रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई भी मटेरियल ना तो अंदर आ सकता है ना कोई भी मटेरियल बाहर जा सकता है. तो एंट्री और एग्जिट का जो काम होता है वो न्यूक्लियर पोर से होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर वॉल. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. सी न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जो इसके अंदर लिक्विड भरा होता है. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर मैंने शो कर रखा है. दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है बेटा, ये भी एक तरीके का लिक्विड होता है जो न्यूक्लियस में जितना भी न्यूट्रिशन रिलेटेड है, जितना भी प्रोटीन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यहीं पे अंदर फ्लो करती हैं. तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है दैट कंसिस्ट द टू मेजर स्ट्रक्चर, क्रोमैटिड एंड न्यूक्लियोलस. ठीक है, क्रोमैटिड एंड न्यूक्लियोलस, इसे हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है. सी क्रोमैटिड क्या होता है, दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो अंदर धागे जैसी जो रचना दिख रही है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द क्रोमैटिड. जनरली क्रोमैटिड अगर हम इसकी बात करें तो क्रोमैटिड क्या होता है बेटा, क्रोमैटिड एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है. जब ये कंडेंसेट हो जाते हैं ना, जब इन्हें हम कंडेंसेट कर देते हैं तो यही क्रोमैटिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है. लाइक इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है. देखो, एक ये स्ट्रक्चर था जो क्लियर नहीं था और एक ये स्ट्रक्चर है जो हमारे सामने थोड़ा सा क्लियर है. तो ये कब बनता है, क्रोमैटिड के कंडेंसेशन के बाद, जब हमारा क्रोमोसोम फॉर्म हो जाता है. ठीक है बेटा. क्रोमैटिड में एक चीज़ आपको और भी समझनी है, जो बेटा क्रोमैटिन के जो थ्रेड्स होते हैं, बेसिकली ये जो थ्रेड होते हैं वो क्रोमैटिन के होते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल भी इंक्लूड होता है, इसमें डीएनए भी होता है और इसमें प्रोटीन भी होती है. यानी कि इसमें जेनेटिक मटेरियल भी है इसी धागों में, इसी में हमारा प्रोटीन भी है और इसी में हमारा क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. क्लियर हो गया. अब थोड़ा सा मैं इसको एक बार स्ट्रक्चर और एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ द चार्ट, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मोर. ठीक है. अब होता क्या है बेटा, अगर हम क्रोमैटिन की बात करें तो मैंने क्या बोला था, क्रोमैटिड भी कह सकते हो और इसे हम क्रोमैटिन भी कह सकते हैं. ठीक है. अब अगर हम बात करें क्रोमैटिन की तो कंडेंसेशन के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोसोम. अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है. हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर हमारा मेल का होता है एंड 23 पेयर हमारा फीमेल का होता है. यानी कि टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है. अब इसमें डिटेल में जाने की बजाय हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
इसमें जनरली क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, बंडल ऑफ द सेगमेंट्स इसके अंदर होते हैं, और ईच एंड एवरी सेगमेंट्स बेसिकली कंटेन द जीन। यानी कि क्रोमोसोम में जितने भी सेगमेंट होते हैं उसमें क्या चीज़ हमारी प्रेजेंट होती है, जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जीन्स का काम क्या होता है, इट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। मतलब हमारा, आप लोगों ने सुना होगा, जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं हमारे पेरेंट टू चाइल्ड, ओके। मगर जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, पर जीन्स किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, इस फॉर्म में जो जीन होता है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र होता है। डीएनए का फुल फॉर्म नीचे मैंने शो कर रखा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। मतलब मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, क्रोमैटिन होते हैं बेटा, क्रोमैटिन से हमारा क्या फॉर्म होता है, क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। क्रोमोसोम में के बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, जीन्स कंटेन करते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके जीन्स होते हैं, यानी कि आपके कितने भी जीन्स हो, ईच एंड एवरी जीन बेटा कंटेन्स अ वन हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, यानी कि अलग अलग जीन्स में अलग अलग तरीके की क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और बेटा यही हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होती है विद द हेल्प ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये पूरी जो साइकिल होती है वो कहाँ पे हैपन होती है, हमारी न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो तुम्हें अब आप लोगों को शायद ये पता चल गया होगा कि न्यूक्लियस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। क्रोमैटिड के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है न्यूक्लियोलस। सी न्यूक्लियोलस एक छोटा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा, एंड इट मे बी 2 और मोर, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आप एक बना सकते हो, ये 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। न्यूक्लियोलस बेसिकली क्या होता है, इसे हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहते हैं। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, मतलब न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स को निकालता है, इसके अलावा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जितनी भी प्रोटीन होती है, जितनी भी राइबोसोम्स होते हैं बेसिकली वो न्यूक्लियोलस में फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें आरएनए भी होता है बेटा, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए मॉलिक्यूल्स था ना ऊपर जीन्स में, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, हमारे आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर। बट जो बेसिक जो न्यूक्लियोलस में फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, राइबोसोम एंड प्रोटीन। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी प्रोटीन बन रही है, तो बनाने का काम कौन कर रहा है, हमारा न्यूक्लियोलस कर रहा है, ठीक है बेटा। क्योंकि किसी भी न्यूक्लियस को वर्क करने के लिए न्यूक्लियोलस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस सारी प्रोटीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। क्योंकि न्यूक्लियस को वर्क करने के लिए प्रोटीन इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। तो इट बेसिकली कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियोलस एज वेल एज ऑल्सो इट इज कम फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के बाहर होती हैं। फिलहाल आपको ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आई थिंक समझ आ गया होगा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फंक्शंस पढ़ेंगे बेटा। न्यूक्लियस का फंक्शन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इट्स स्टिल हम 1 बाय 1 इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है इट कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जितना भी न्यूक्लियस होता है बेटा ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। कैसे कंटेन करता है, आपको मैंने यहाँ पे समझाया था ना, क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम में क्या होता है, जीन्स होता है, और जीन्स में क्या होता है, इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, निकालता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बेटा, अगर हम सेल की बात करें तो हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स होती हैं जिनके अलग अलग रोल्स होते हैं, जो हमारा एक अलग टॉपिक आ जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर। फिलहाल ये सेल की सारी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, हैंडल करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इट स्टोर द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करता है। हेरिडिटी मतलब क्योंकि जीन्स होते हैं तो जीन्स का काम ही होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो बेसिकली ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इसको ये क्या जनरली ये क्या करते हैं, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को भी ये स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है बेटा। दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। थैंक यू।